हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम लीगल हिस्ट्री से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी बंदोबस्त अधिनियम 1781। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी बंदोबस्त अधिनियम 1781 को समझने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था ये क्यों लाया गया था, क्या प्रॉब्लम्स हो गई थी जिससे एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा था। तो देखो, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट पर हमारा ऑलरेडी वीडियो है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है 1773 में, जिसके बाद कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट बनता है 1774 में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बनता है तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। सुप्रीम काउंसिल यानी गवर्नर जनरल और काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद होने लगता है। और ये जो प्रॉब्लम्स थी, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि न्यायिक अधिकारों की अस्पष्टता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अधिकारों में टकराव होने लगता है। इस चीज़ को हमने केसेस डिस्कस किए थे ना पिछली वीडियो में, जैसे कि राजा नंद कुमार का केस है या पटना केस है या कासीजुरा का केस है, उन केसेस में हमने यही देखा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में विवाद हो गया था। और इस विवाद को फाइनली जो सेटल किया गया था या इनको जो समस्याओं को हल किया गया था वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट से ही किया गया था। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट के बाद वो यही थी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में विवाद हुआ। नेक्स्ट हुआ स्थानीय कानूनों और परंपराओं की अनदेखी। तो उस टाइम पे जब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, जो जजेस थे, वो अंग्रेजी कानून के आधार पर ही फैसला लेते थे। मतलब उस टाइम पे उन्हें इंग्लिश लॉ का ज्ञान था। उन्हें इंडिया में जो भी ट्रेडिशंस थे, जो भी रीति रिवाज थे, उनका उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता था। ना ही उन्हें यहाँ के जो भी नेटिव लॉ होता था, जो भी देशी कानून होता, उसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता था। तो वो इस चीज़ का उल्लंघन करते थे। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर मुकदमे। तो सुप्रीम कोर्ट जो था वो कंपनी के जो भी अधिकारी वगैरह थे, जो ऑफिशियल्स वगैरह थे, कंपनी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन पर मुकदमे चला सकता था उस टाइम पे, जिससे कि प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ गई थी। मतलब पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें एक तरीके से अव्यवस्था बढ़ गई थी। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। लेकिन सबसे बड़ा रीजंस जो था वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच में जो टकराव हुआ था। तो अब हमने इसका बैकग्राउंड समझ लिया। अब हमें पता लग गया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया था, क्या रीजंस थे, क्या इसका बैकग्राउंड था कि इस एक्ट को लाना पड़ा। अब इस एक्ट के बारे में हम समझेंगे, इस अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस अधिनियम के उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस एक्ट की नीड की, कि उस टाइम पर इस एक्ट की नीड या ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले क्या होता है कि बंगाल में कंपनी का कंट्रोल और उसकी प्रशासनिक समस्या है। देखो, ये तो मैंने बताया था ना कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। इन दोनों बैटल्स में कंपनी को जीत हासिल होती है और जीत हासिल होने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिससे कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है उन सारे एरियाज़ का रेवेन्यू इकट्ठा करती थी। रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कंपनी का कंट्रोल बढ़ता चला गया बंगाल में, और वहाँ कुछ तरीके की जो प्रशासनिक समस्याएं थी वो खड़ी हो गई, जिससे बंगाल में डुअल सिस्टम शुरू हुआ। डुअल सिस्टम वही था कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम करती थी कंपनी और पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब देखते थे नवाब। तो एक तरीके से यहाँ पे दोहरा सिस्टम हुआ। उसके बाद बंगाल में फिर अकाल पड़ गया, बहुत ही तगड़ा फेमाइन पड़ा, जिससे बंगाल में बहुत ज़्यादा पूरा तरीके से बंगाल डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इस अधिनियम की ज़रूरत इसीलिए पड़ी थी क्योंकि बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स वहाँ पे खड़ी हो गई थी। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियाँ। अब देखो, ये तो हम समझ चुके हैं ना कि रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे, बहुत ही मेनली और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे। लेकिन उसके बाद भी इस एक्ट में बहुत सारी कमियाँ थी, जैसे कि
1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में। बट सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के बाद भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई, जैसे कि सुप्रीम काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में आपसी हितों में टकराव होना, उनके टकराव होने लगा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। और जो भारतीय जो थे, जो यहाँ के इंडियंस थे, जो नेटिव पीपल्स थे, उन पर ब्रिटिश न्याय व्यवस्था थोपी जाने लगी कि जो भी ब्रिटिश में जुडिशियल सिस्टम चलता है वो इंडियंस पर भी थोपा जाने लगा एक तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, जिसके बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और इस एक्ट की ज़रूरत को महसूस किया गया। तो यहाँ पर अब हम इस एक्ट के ऑब्जेक्ट भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नीड हमें पता लग गई कि हमें क्यों इस एक्ट को लाना पड़ा, उस टाइम पे क्यों लाया गया। अब 1781 के एक्ट के कुछ उद्देश्य हम देखेंगे, इसके पर्पस क्या हैं। ठीक, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच मनमुटाव को कम करने की कोशिश की गई इस एक्ट को लाने से। अब देखो, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, राजा नंद कुमार केस, पटना केस एंड कासीजुरा केस। तीनों ही केसेस को पढ़ने से हमें पता लगता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और धीरे धीरे करके वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही चला गया। तो उस टकराव को कम करने की पर्पज से ही, उस ऑब्जेक्ट के लिए ही 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। नेक्स्ट है रेवेन्यू वसूली को नियमित करना। मतलब जो उस टाइम पे जो भी रेवेन्यू कलेक्शन करती थी कंपनी, उसको एक तरीके से क्या किया जाता था, उसको नियमित रूप से करना था। मतलब उसको नियमित, उसकी रेगुलरिटी को तय करना था कि किस तरीके से उसको रेगुलेट किया जा सके। एंड नेक्स्ट आता है देशी भारतीयों की विधियाँ, रीति रिवाजों और प्रथाओं को उचित मान्यता देना। जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम पे जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्हें सिर्फ इंग्लिश लॉ का ज्ञान होता था, उन्हें यहाँ के नेटिव लॉ का कोई ज्ञान नहीं होता था। तो ऐसे में वो क्या करते थे कि जो इंडियंस के लॉज थे, जो यहाँ के लॉज थे और जो यहाँ की परंपराएं थी, ट्रेडिशंस थे, उनको मतलब एक तरीके से वो उनकी अवहेलना या एक तरीके से उनका उल्लंघन करते थे। तो इन सब चीज़ों को मान्यता दिलाने के लिए भी 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। तो बेसिकली ये 3 ऑब्जेक्ट थे इस एक्ट को लाने के, और इसकी नीड क्यों पड़ी ये भी हम समझ चुके हैं कि उस टाइम पे क्या ज़रूरत थी इस एक्ट की। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के मेन प्रोविजंस जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि क्या होता है कि सबसे पहले 1777 में, इसके बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या था? हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक लोअर हाउस होता है। ठीक, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना पार्लियामेंट में अपर हाउस और लोअर हाउस, है ना, लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो जो हाउस ऑफ कॉमन है वो लोअर हाउस होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, और जो अपर हाउस है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन में वो एक याचिका डालते हैं, मतलब एक कंप्लेंट डालता है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे सुप्रीम काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था। तो इसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स क्या करती है, एक कमेटी अपॉइंट करती है। ठीक, और उस कमेटी के द्वारा इंक्वायरी, मतलब जिससे कि वो कमेटी इंक्वायरी कर सके कि कैसे ये जो बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा में जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है। और कमेटी अपनी फाइनली एक रिपोर्ट पेश करती है, जिसके बाद फाइनली उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया जाता है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कई सारे मेन प्रोविजंस डाले जाते हैं। अब इसके लिए सबसे मेन प्रोविज़न होता है कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की जो पावर्स थी उनके लिए क्या किया गया। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रखे गए थे। मतलब उन पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन लागू नहीं होगा। उनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे, जैसे कि उनके जो भी प्रशासनिक कार्य थे, उनके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, ना उनके खिलाफ केस फाइल ही किया जा सकता था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल होती थी, उनके लिखित ऑर्डर के पालन के दौरान अगर कोई भी नुकसान हो जाता है तो उसके लिए कोई भी जो भी शासकीय अधिकारी होता था उसके खिलाफ ना तो सिविल केस और ना ही क्रिमिनल केस, कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता था। ठीक, लेकिन ये जो छूट दी गई थी ये गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के लिखित आदेशों के प्रति नहीं हो सकती थी जो ब्रिटिश नागरिकों से संबंधित हो। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी उनको एक तरीके से यहाँ पे पावरफुल कर दिया गया था इस एक्ट से। उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया था, उन पर सिविल और क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता था। नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता की सीमाएं। अब जैसा कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कासीजुरा केस तक तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस सब चीज़ों को सेटल करने के लिए, उन सब चीज़ों के सेटलमेंट के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन पर कुछ लिमिटेशन लगा दी गई।
उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए और इसकी अधिकारिता की सीमाओं का दोबारा से निर्धारण किया गया। इसी एक्ट के सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रोविंस में किसी लैंड का मालिक है ना, किसी भूमि का स्वामी है या उस लैंड के लगान से संबंधित है, वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से मुक्त था। और इसमें यह भी व्यवस्था की गई थी कि पटना के मामले में, जो पटना केस हमने देखा था ना, उसमें दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी उलट दिया गया था। तो एक तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। नेक्स्ट आता है राजस्व संबंधी अधिकार क्षेत्र की सीमा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी अधिकार थे, जो भी राइट्स थे, वो सब खत्म कर दिए गए थे। अब वो रेवेन्यू वसूली से संबंधित जो भी मामले हैं उन पर निर्णय नहीं दे सकता था। मतलब क्योंकि उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच तनावपूर्ण स्थिति का ये सबसे बड़ा कारण था, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बंदोबस्त एक्ट का जो उपधारा 8 है उसकी व्याख्या एक इम्पॉर्टेंट केस में भी की थी। और इस केस में जजमेंट दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी मामले में सुनवाई नहीं कर सकता जिसमें रेवेन्यू की वसूली से रिलेटेड कोई भी प्रशासकीय अधिकारी के कार्यों के बारे में विचार करना हो। तो यहाँ पर राजस्व से संबंधित अधिकार क्षेत्र को भी सुप्रीम कोर्ट के खत्म कर दिया गया था। अब वो रेवेन्यू से रिलेटेड अगर कोई मैटर था तो सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता था। नेक्स्ट है व्यापार और प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा। अब ऐसे व्यक्ति जो कंपनी या गवर्नर जनरल की काउंसिल के अधीन काम करते हैं, ठीक, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम कर रहा हो कोई व्यक्ति, या फिर गवर्नर जनरल की काउंसिल के अधीन काम कर रहा हो, या जो ब्रिटिश नागरिक थे उनके जो भी सक्सेशन से रिलेटेड मामले थे, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैटर्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिए गए थे, ठीक। लेकिन ट्रेसपास के संबंध में अगर कोई व्यक्ति ट्रेसपास करता है तो इन व्यक्तियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता था, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यापार और प्रशासनिक अधिकारियों को किस तरीके से सुरक्षा दी गई थी। बस हमें 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो वो व्यक्ति या तो कंपनी में काम करता हो, ईस्ट इंडिया कंपनी में, या गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के अधीन काम करता हो, या फिर कोई ब्रिटिश नागरिक हो। तो इन सबको सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है देशी परंपराओं को सुरक्षा। अब जैसा कि हमने देखा कि पहले क्या होता था कि जो मतलब बाद में जैसे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में विवाद हुआ, तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्हें नेटिव लॉज के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को इंडियन से रिलेटेड जो भी सिविल और जो भी आपका क्रिमिनल केसेस थे उनसे रिलेटेड संविधियाँ बनाने के अधिकार शक्ति को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया। मतलब वो कोई भी लॉज अगर बनाएंगे तो इनसे रिलेटेड, देशी परंपराओं से रिलेटेड, तो उसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से ये भी अपेक्षा की गई थी कि वो इंडियंस के लिए अगर कोई लॉ बनाता है तो उनके रीति रिवाजों का पूरी अच्छे तरीके से ध्यान रखे, उनके ट्रेडिशंस का ध्यान रखे, उनकी अवहेलना ना करे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद है अभिलेख न्यायालय की मान्यता। अब बंदोबस्त अधिनियम जो लाया गया था उसमें क्या किया गया कि कलकत्ता की जो सदर दीवानी अदालत थी उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की मान्यता दी गई। देख, मैंने बताया था ना कि 2 तरह की अदालतें होती थी, सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत। जो सदर दीवानी अदालत थी वो सिविल केसेस देखती थी और जो सदर निज़ामत अदालत थी वो क्रिमिनल केसेस देखती थी। तो ये जो अभिलेख न्यायालय की मान्यता दी गई ये सदर दीवानी अदालत को दी गई और 5000 पाउंड तक के जो भी मामले होते थे उनमें कोर्ट का जो जजमेंट था वो अंतिम होता था। लेकिन जो भी मुकदमा था, ये जो भी मैटर था, उसका मूल्य 5000 पाउंड से अगर ज़्यादा होता था तो सदर दीवानी अदालत के निर्णय की अपील कहाँ जाती थी, ब्रिटिश सम्राट के कोर्ट में, जो क्राउन का कोर्ट होता था उसमें पेश की जा सकती थी। तो इस तरह से सदर जो दीवानी अदालत थी उसको सुप्रीम कोर्ट में के जैसा बराबर का दर्जा दिया गया, उसके बराबर का स्तर दिया गया और अब वो कंपनी का कोर्ट ना रहकर ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट कहलाया जाने लगा। तो एक तरीके से उसका जो जुरिस्डिक्शन था वो थोड़ा बढ़ गया था। नेक्स्ट है विधि निर्माण की शक्ति, यानी कि लॉ मेकिंग पावर। अब तक रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था उसमें गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल को जो भी लॉ मेकिंग पावर दी गई थी वो कलकत्ता के एरिया तक सीमित थी। जहाँ तक कलकत्ता था बस वहीं तक वो लॉज वगैरह बना सकते थे और उन पर सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल होता था। लेकिन 1781 का जो बंदोबस्त एक्ट लाया गया था उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांतों के लिए भी ज़रूरी कानूनी निर्माण बनाने की शक्ति दी गई और वो प्रोविंशियल काउंसिल और जो उनकी परिषद है उनके लिए भी लॉ बना सकता था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है और सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बाद पटनावाद के अभियुक्तों की रिहाई। अब हमने जो पिछली वीडियो में पटना केस पढ़ा था तो उस पटना केस में हमने देखा था कि जो भी उस टाइम पे जो लोग थे उनको जो पटना केस में जो बंदी बनाकर रखे गए थे उनको जो रिहाई मिली थी वो 1781 में।
कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट से मिली थी। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट ही था जिसके द्वारा, जिसमें ये प्रोविज़न डाला गया था कि जो पटना केस के अभियुक्त हैं उनको मुक्त कर दिया जाए, तो बाद में उनको रिलीज़ कर दिया गया। तो ये थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कोई डाउट इस एक्ट के बारे में नहीं रहा होगा। हमने इसका आवश्यकता देख ली, इसके ऑब्जेक्ट देखे, इसका बैकग्राउंड समझा है और साथ ही इसके समझे हैं मेन प्रोविजंस। सारा ही का सारा जो मैटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लेकर। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीगल हिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।